हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रिएटिव एमपी में। सॉरी, मैंने 2 दिन वीडियोस नहीं डाले। एक्चुअली मैं खुद ही सोच रही थी कि ये रियासतें थोड़ी बड़ी हो जा रही हैं, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं आप लोग बोर हो रहे हो। तो मैं खुद के ही डाउट में थी। फिर मुझे लगा कि कोई बात नहीं, क्या पता ये किसी के काम ही आ जाए। मैं एटलीस्ट बनाती तो हूँ। अभी तक तो मेरी वीडियोस पसंद नहीं की गई हैं। जितने लोगों आप लोगों ने सबने देखा ही है। तो यार मैं ना रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आपको लगे कि नहीं आप इस वाली चीज़ को कंटिन्यू कर दीजिए, तो आप ना एटलीस्ट कमेंट कर देना। तो मुझे इससे मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं, किसी ने मुझे बोला है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करना। तो मैं डेफिनेटली कर दूँगी, वरना फिर मैं खुद ही बोर हो जाऊँगी। फिर मुझे लगता है कि मैं कुछ और पढ़ लेती हूँ। तो प्लीज़ यार आप लोग बताना, एक यूनिट 10 के लिए बताना और एक इसके लिए बताना, जो रियासतें हैं उसके लिए। और यूनिट 10 में जैसे गोंड हो गया, भील हो गया, और संवैधानिक जो उनके प्रावधान थे वो तो मैंने करा ही दिया था। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, जितने लोग भी देखो ना, कि हाँ आप इसे करवाइए, मुझे हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहा है हेल्पफुल। तो फिर मैं यार मतलब अपना इसमें इनपुट लगाऊँ। अगर मुझे ऐसे लगे कि आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर आप भी वो कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो जाते हो। फिर समझ में नहीं आता है कि बनाए या नहीं बनाए। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है आप लोगों का कमेंट। अगर आप लोग बोलते हो ना कि हाँ आप बनाइए, हमें इससे हेल्पफुल हो रहा है, तो फिर और जोश के साथ काम करने का मन करता है। तो ये रिक्वेस्ट है यार मेरी कि जो भी कुछ भी लग रहा हो तो आप उसको बोलो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट बघेली रियासत, जो कि ये हमारी इसे रीवा रियासत या फिर रीवा रियासत या गधेरा रियासत भी कहते थे, भट्टा गधेरा रियासत भी कहते थे, ठीक है। इनका जो समय था वो 13वीं शताब्दी से लेके 1947 तक था, ठीक है। इनका क्षेत्र कहाँ था, तो बघेलखंड में, क्योंकि बघेली रियासत है तो बघेलखंड में, ठीक है। इनकी राजधानी थी पहली गहोरा, फिर बांधवगढ़ आई, उसके बाद रीवा आई। तो बांधवगढ़ रामचंद्र देव लेके आए और रीवा विक्रमा जिले के हैं, ठीक है। तो ये जो बघेल थे ना, ये पहले गुजरात के जो चालुक्य थे, गुजरात के चालुक्यों के मतलब चालुक्य की तो भाई दादाजी थे, फिर उनके 2 पौत्र हुए, फिर कुछ पौत्र यहाँ पे आ गए अपने बघेल में। आगे है इसकी स्टोरी में आपको बताऊंगी, ठीक है। आगे देख लेते भी। संस्थापक इसके भीमल देव हैं, ठीक है। मूल निवास अगर कभी भी पूछे कि मूल निवास इनका कहाँ है बघेलियों का, तो गुजरात के बघेलवाड़ी में है, ठीक है। व्याघ्रपल्ली जो स्थान है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अगर पूछ ले कि बघेली रियासत का मूल निवास कहाँ है, तो गुजरात में बघेलवाड़ी है, ठीक है। मूल रूप से ये चालुक्य सोलंकी, वही गुजरात के सोलंकी के चालुक्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गहोरा, भीमल देव और बीसल देव, ठीक है, भरों के सामंत। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कि जैसे मैं बोल रही थी ना कि गुजरात के हैं, ठीक है। तो ये गुजरात में सोलंकी के चालुक्य, उनके जो दादा होते हैं काफ़ी फेमस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसे स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ। जिनके 2 पुत्र होते हैं, एक भीमल देव होते हैं, एक बीसल देव होते हैं, ठीक है। ये आते हैं अपने, ये प्रयागराज जा रहे होते, तो प्रयागराज जाने के लिए सतना के आसपास होते हुए जाते हैं, ठीक है। कालिंजर होते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भरों के अधीन, तो यहाँ पे भर रहते हैं जो पहले ये बघेली रियासत चला रहे होते हैं, और एक और कोई राजा होता है, ठीक है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा। तो क्या होता है कि जो भर होते हैं वो उनसे बहुत परेशान रहते हैं कि आप मतलब वो बार बार उनकी राजधानी आके लूट रहे होते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये इनसे सहायता मांगते हैं, जो इन भीमल देव और बिसल देव के जो क्या बोलते हैं दादाजी रहते हैं, उनसे ये जो भर होते हैं वो उनसे हेल्प मांगते हैं कि आप हमारी हेल्प कीजिए कि हमें इन राजाओं से मुक्ति दिलवाइए। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, बट मैं तो अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने 2 पुत्रों को छोड़ के जा रहा हूँ जो आपकी सहायता करेंगे। तो जो भीमल देव और जो बीसल देव होते हैं वो भरों की सहायता करते हैं, ठीक है। उनको जो सतना की जो प्लेस होता है उसको उस राजा से वो फ्री करवा देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जो भर होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि आपने हमारे लिए इतना काम किया। तो जो सतना का एरिया होता है वो भीमल देव और बीसल देव को ये सौंप देते कि आप यहाँ पे राज करिए और हम इधर राज करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि भीमल देव और बीसल देव जो होते हैं वो
भरों के सामंत बन जाते हैं। और जो भरों की राजधानी होती है वो कालिंजर में होती है। ठीक है, अब यही चीज़ लिखा है कि जो भीमल देव होता है घहोरा, ठीक है, बघेल वंश के संस्थापक बनते हैं। ठीक, रानिंग देव और अनिक देव। ठीक है, अब क्या होता है कि पहले तो ये भरों के सामंत थे, भीमल देव जो थे वो ऑब्वियस सी बात है, भर ने उनको जगह दे दी तो घहोरा में जाके बघेल वंश की स्थापना कर दिए थे। ठीक है, अब इनको ये देखिएगा बघेल वंश क्यों कहते हैं, बघेल वंशी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गुजरात के बघेलवाड़ी से आए थे। ठीक है, फिर वो यहाँ आके, अब ये चीज़ याद रखिएगा कि पहले ये बघेल नहीं था, जो यहाँ पे भर रहते थे तो वो भरों का राज्य था, ऐसा बघेल वघेल नाम नहीं लिखा था। लेकिन ये गुजरात के बघेलवाड़ी से आते हैं तो ये अपने आप को बघेली बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से जब भीमल देव घहोरा में क्या करते हैं कि बघेल वंश की स्थापना करते, तो पूछे कि बघेल वंश की स्थापना कौन करा, तो भीमल देव कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। भर से यहाँ पे कोई नाता रिश्ता नहीं है, वो उनका अलग स्टोरी था। ठीक, तो भीमल देव और जो बीसल देव थे दोनों भाई थे, भरों के सामंत हो गए। फिर भीमल जो बीसल देव होते हैं उनके दादाजी की डेथ हो जाती है, तो जो बीसल देव होते हैं वो गुजरात चले जाते हैं, गुजरात का चालुक्य वंश संभालने के लिए चले जाते हैं। और भीमल देव को जो अपना सतना घहोरा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वो बोलते हैं कि आप यहाँ पे बघेल वंश की स्थापना करो, और वो चालुक्य मतलब गुजरात चले जाते हैं। तो भीमल देव फिर यहाँ पे घहोरा एमपी में बघेल वंश की स्थापना करते हैं। ये है इनकी स्टोरी। अब उनके बाद आते हैं उनके पुत्र, जिनको रानिंग देव या अनिंग देव कहते हैं। ठीक, अब ये सोचते हैं कि भरों को हमने बचाया था, ठीक, तो हम भरों की अधीनता क्यों स्वीकार करें। तो ये क्या करते हैं कि भरों की अधीनता त्याग देते हैं और स्वयं को स्वतंत्र शासक कह देते हैं। ठीक है, एक इनके दरबारी थे, ठीक है, माधव उदर्यु उर्ध्य, ठीक है, माधव उर्ध्य, इनकी पुस्तक थी वीर भानु उदय काव्यम। ठीक है, इसके अनुसार है कि घहोरा के प्रथम शासक रनिंग देव है, ऐसा कहा गया है। वीर भानु उदय काव्य में ये लिखा गया है कि घहोरा के प्रथम शासक कौन थे, तो रनिंग देव थे। उसके बाद इनके पुत्र आते हैं बुल्लार देव। ठीक, अब सबकी हायरार्की चलेगी। बुल्लार देव आते हैं तो इनके टाइम पे दिल्ली सल्तनत में कौन रहता है, तो फिरोज शाह तुगलक रहता है। ठीक, तो ये फिरोज शाह तुगलक के सामंत बन जाते हैं। ठीक है, तारीख है फिरोज शाही, जो कि कौन लिखा है, तो शम्स ए सिराज अफीक ने लिखे हैं। ठीक है, तारीख है फिरोज शाही, एक तारीख है फिरोज शाही है जिसको फिरोज शाही लिखता है, मतलब दो अलग अलग है, तारीख है फिरोज शाही, तारीख है फिरोज, मतलब लास्ट में आपको फिरोज शाही मिलेगा। ठीक है, आगे कुछ चेंज रहता है, बट ये जो बुक है ये शम्स ए सिराज की है। ठीक है, शम्स ए सिराज अफीक की क्या है, तारीख है फिरोज शाही। इसके अनुसार है कि फिरोज शाह की मृत्यु के बाद जो बुल्लार देव होते हैं वो स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर लेते हैं। क्योंकि जब ये राजा, पहले तो ये इनके जो पिता बोल लीजिए रानी देव थे, तो ये क्या करते हैं, भरों से अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। लेकिन जब बुल्लार देव बनते हैं तो उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत में राजा कौन हो जाता है, फिरोज शाह तुगलक, तो उसके सामंत बन जाते हैं। जब फिरोज शाह तुगलक मरता है तो ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं और महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर लेते हैं। ठीक है, उनके बाद अब इनके पुत्र नहीं आते, इनके पुत्र ज़्यादा काम के लायक रहते नहीं हैं, तो इनका जो पौत्र होता है वो राजा बनता है। इनका क्या नाम है, वीरम देव। ठीक है, वीरम देव की हम सैनिक उपलब्धियाँ देख लेते हैं कि ये काफ़ी सैन्य में काम किए थे। इन्होंने क्या किया, सिहोरा सतना को जीता, ठीक है, बांधवगढ़ को जीता, अमरकंटक को जीता, कौन, वीरम देव ने। ठीक है, ओके, उसके बाद देखते हैं क्या कर रहे हैं ये वीरम देव। वीरम ने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कर चित्रकूट के सेडोरा क्षेत्र को जीता था। मतलब ये अमरकंटक जीते, सतना जीते, बांधवगढ़ जीते, उसके बाद दिल्ली चित्रकूट पे जो दिल्ली सल्तनत का राज्य स्थापित था तो उस पर भी आक्रमण करके चित्रकूट का सेडुआ क्षेत्र जीता। ठीक है, तारिक ए मुहम्मदी में वीरम देव को युग का नीरम कहा गया है। युग का नीरम कौन था, ईरानी शासक था, उससे इनकी तुलना की गई है किसकी, वीरम देव की। किस पुस्तक में, तो तारिख ए मुहम्मदी पुस्तक में वीरम देव को युग का नीरम कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद इनके पुत्र आते हैं वीर सिंह देव। ठीक, वीर सिंह देव किसके समकालीन हैं, तो बाबर के समकालीन हैं। ठीक है, ये वीर सिंह वही हैं जो गोंड शासक आमरण दास या फिर संग्राम शाह को
शरण देते जो अपने पिता अर्जुन को मार के आए होते हैं। पहले आप गौड़ शासक देखोगे तो आप उसमें देखोगे कि जो अमरणदास है, जिनको संग्राम साहब भी कहते हैं, वो अपने पिता अर्जुन से क्या बोलते हैं, विरोध करके गौड़ शासक वीरम सिंह देव के पास आते हैं, शरण लेते हैं। ठीक है, फिर वहीं पे जाके थोड़ी देर के बाद मैं उसमें स्टोरी बताई हूँ कि वीरम देव कहीं क्या बोलते हैं, युद्ध में जाते हैं। तो ये रामदास या संग्राम सा अपने पिता और भाई को मार के बुंदेल वंश पे अपना राज्य स्थापित कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है खानवा का युद्ध। ठीक है, वीरम सिंह देव के बाद खानवा का युद्ध हुआ। खानवा के युद्ध में क्या है कि बाबर और राणा सांगा लड़ रहे थे। ठीक है, तो जो वीरम सिंह देव हैं वो राणा सांगा के पक्ष से लड़ रहे थे, क्योंकि राणा सांगा हिंदू है, बाबर ऐसा मुस्लिम है। तो उसके बाद ये उस टाइम पे तो ये राणा सांगा की तरफ से लड़ रहे थे, उनके पक्ष से भाग लिए थे। लेकिन बाद में इनको पता चलता है कि बाबर जीत गए हैं, तो ये बाद में बाबर से संधि कर लेते हैं और उनके मित्र बन जाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि अगर ये पूछ ले, सॉरी बघेल यहाँ पे बोल दी थी संग्राम शाह को, नहीं एक गौड़ शासक ही हैं, मेरी गलती हो गई है, ये गौड़ शासक ही हैं। और ये अपने अर्जुन पिता को मार के गौड़ वंश पे बैठते हैं। पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है, सॉरी यार। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार मैं वो क्लियर कर देती हूँ। ये जो गौड़ शासक होते हैं अमरणदास, जिनको संग्राम सा कहते हैं, जो अपने पिता अर्जुन और उनके भाई होते हैं उनसे लड़ाई करके आ जाते हैं यहाँ पे, ये बघेल वंश के वीर सिंह देव के पास शरण ले लेते हैं। जब वीर सिंह देव किसी यात्रा पे जाते हैं तो फिर अमरणदास जाके गौड़ वंश पे हमला कर देते हैं, अपने पिता को मारते हैं। उसके बाद ये गौड़ वंश की स्थापना कर देते हैं अपने तरीके से। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आई होप। बस ये याद रखिएगा कि अगर ये कभी पूछ ले कि खानवा के युद्ध में किस बघेल शासक ने सहायता दी थी, तो वीरम सिंह देव थे। ठीक है, और राणा सांगा की सहायता दी थी, ये भी याद रखिएगा। फिर बाद में ये बाबर से संधि कर लेते हैं, मित्र बन जाते हैं। ठीक है, अब इनके पुत्र आते हैं वीर भानु आते हैं, ये हुमायूं के समकालीन होते हैं। ठीक है, वीर भानु के दरबारी होते हैं माधव उरध्य। ठीक है, इनकी पुस्तक है वीर भानु उदय काव्य में आपने देखा ही था। और ये मुगल सम्राट हुमायूं शेर शाह सूरी के विरुद्ध सहायता करते हैं। ठीक है, ये हुमायूं को सहायता करते हैं, वीर भानु हुमायूं की सहायता करते हैं। ठीक है, और शेर शाह सूरी ने फिर ये इन पे आक्रमण कर देते हैं। शेर शाह सूरी पूछते कि भाई कौन है जो हुमायूं की सहायता करता है, तो फिर ये इन पे आक्रमण करते हैं वीर भानु पे। तो वीर भानु भागकर कलिंजर जाकर चंदेल शासक कीरत सिंह के यहाँ शरण ले लेते हैं। जब शेर शाह सूरी इन पे आक्रमण करता है तो ये कलिंजर भाग जाते हैं, चंदेल शासक कीरत सिंह के यहाँ शरण ले लेते हैं। ठीक है, अब आइए इनके पुत्र रामचंद्र बघेल, ये अकबर के समकालीन है। ठीक है, इनके दरबारी कौन है, तानसेन, जो कि महा संगीतकार थे। ठीक, अब अकबर के जो एक ये लाइन याद रखिएगा। ठीक है, अकबर के सेनापति हैं जल्लाल खां खोरची। तो जल्लाल खां खोरची को याद रखिएगा। अकबर क्या करता है कि अकबर इनको भेजता है रामचंद्र बघेल के दरबार में और कहता है कि तानसेन को जबरदस्ती लेके आओ। तो मतलब जो जल्लाल खां खोरची है वो रामचंद्र देव के दरबार में आता है, उन पे बलपूर्वक दबाव डालता है और तानसेन को आगरा लेके जाता है। ठीक है, फिर अब क्या होता है कि रामचंद्र देव को लगता है कि बताओ आज ये हमारे साथ ऐसे ज़बरदस्ती करके हमारे दरबारी को ले गए, कल को क्या पता हमारे किसी फैमिली वाले को लेके जाएं। तो ये करते हैं अपनी राजधानी ही चेंज कर देते हैं। गौहरा से कहाँ लाते हैं, बांधवगढ़ उमरिया में लाते हैं। तो याद रखिएगा, पहले राजधानी है हमारी घोरा कौन स्थापित करा, तो भीमल देव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रामचंद्र देव हैं जो कि घोरा से राजधानी बांधवगढ़ उमरिया लेके आते हैं। ठीक है, वही अकबर का विद्रोही सेनापति गाजी खां को शरण दी। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, रामचंद्र देव क्या करते हैं कि अकबर का एक विद्रोही सेनापति होता है गाजी खां, उसको शरण दे देते हैं। ठीक, अब अकबर इनके खिलाफ फिर गुस्सा क्रोध में आ जाता है, फिर वो बांधवगढ़ पे आक्रमण कर देता है। कौन, अकबर हाँ सही, अकबर क्या बोलते हैं, इन पे रामचंद्र देव पे आक्रमण कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब बीरबल और तानसेन जो होते हैं उनकी मध्यस्थता से फिर अकबर रामचंद्र देव के साथ संधि कर ले। तो अब ये यहाँ पे आप सोचिएगा कि अकबर इतना पोलाइटली कैसे मान गया। अकबर इसलिए मान गया कि जो रामचंद्र देव हैं इनके जो पिता थे इनके पिता के पिता जो परदादा थे,
एक बार दिखाती हूँ मैं आपको। वीर भानु, हाँ सही है, वीरमदेव तो इनके वीर भानु के भी पिता थे। तो जो वीर भानु होते हैं, तो वीर भानु क्या करते हैं कि जब इनके पिता अकबर के पिता हुमायूं काफ़ी मुश्किल वक्त में होते हैं तो उनकी सहायता करते हैं, ठीक है। इस वजह से जो भी आने वाले वो होंगे ना, क्या बोलते हैं, मुग़ल काल वाले जितने भी राजा होंगे, ये सब बघेली रियासत को बहुत पसंद करेंगे। वो थोड़ी बहुत गलती भी कर देंगे तो भी माफ़ कर देंगे, क्योंकि उन्होंने उनके पिता को हेल्प की थी, जिस वजह से मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब होता है वो आक्रमण करते हैं रामचंद्र से गुस्सा होकर कालिंजर पे, कालिंजर नहीं, एक मिनट यार, कालिंजर ही है ना, बांधवगढ़, सॉरी कालिंजर कहाँ पहुँच जाती हूँ मैं, बांधवगढ़ पे आक्रमण करते हैं, ठीक। तो फिर बीरबल और तानसेन की सहायता से अकबर और रामचंद्र देव के बीच संधि हो जाती है। रामचंद्र देव ने भेंट के रूप में अकबर को कालिंजर गिफ्ट कर दिया था, ठीक है। अब ये बांधवगढ़ पे करते हैं, लेकिन अब रामचंद्र को लगता है कि अब भाई अकबर को खुश करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, कालिंजर का किला अकबर को भेंट कर देते हैं, ठीक। और रामचंद्र मुगल अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो ये हो गया रामचंद्र देव, जिनके दरबार में कौन रहता है, तानसेन, बट उसको अकबर लेके जाता है। अब आते हैं वीरभद्र, ठीक है। वीरभद्र, इनका राज्याभिषेक अकबर, अब देखिए क्या होता, अब ये भी स्टोरी सुन लीजिए। वीरभद्र क्या होता है, ये देखिए यार, बघेल वंश थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि है इसमें 7 पेज हैं, तो स्टोरी भी अगर ऐसे मैं बोल दूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, स्टोरी से ही हमें चीज़ें याद हो जाती हैं। अब रामचंद्र देव एक बार आक्रमण कर चुके हैं, अकबर से लड़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद वो मुगल अधीनता स्वीकार कर लिए, जायज़ सी बात है। लेकिन क्या होता था उस टाइम पे कि कोई भी राजा अगर अधीनता स्वीकार करा, अर्थात उसने कभी ना कहीं लड़ाई अगर किया है, तो जो उनका पुत्र होता था वो उनको अपने पास रख लेते थे एज अ गारंटी के रूप में कि अगर कल को आप मेरे ऊपर आक्रमण करोगे तो हम आप सबसे पहले आपके पुत्र को मार देंगे, ये होता था। तो इसी चलते जो वीरभद्र थे, वीरभद्र क्या कहते हैं, ये क्या बोलते हैं, आगरा में रहते थे, ठीक है। वीरभद्र, इनका पालन पोषण सब कुछ अच्छे से एकदम अकबर के यहाँ ही हुआ है, ठीक। अब रामचंद्र देव जो होते हैं वो, इनकी डेथ हो जाती है और वीरभद्र होते हैं आगरा में। तो क्या होता है, फिर जो वीरभद्र होता है इनको बघेल वंश का शासक बनना पड़ता है, तो वहीं पे आगरा में ही अकबर इनका राज्याभिषेक करता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। यही पूछ ले कि बघेल वंश के किस शासक का राज्याभिषेक अकबर ने किया था, ठीक है, तो वीरभद्र हैं, ठीक है। अभी आपको पता चल गया कि वीरभद्र अकबर के पास क्यों थे। मतलब ऐसा नहीं था आते थे अपने पिताजी से मिलते थे, बट मोस्टली वो अकबर के यहाँ ही रहते थे एज अ गारंटी कि उनके जो रामचंद्र देव है अकबर पे हमला नहीं करेंगे, इसलिए, ठीक। तो अब इनके पिता मरते हैं, तो ये अकबर आगरा में ही इनको राजा घोषित कर देता है बघेल वंश का और राज्याभिषेक कर देता है। अब ये आगरा से आ रहे हैं बांधवगढ़, ठीक। आगरा से बांधवगढ़ आते आते शहडोल में इनकी पालकी से ही गिर जाते हैं और इनकी डेथ हो जाती है, ठीक। मतलब ये आगरा से बांधवगढ़ अपनी राजधानी भी नहीं पहुँच पाते, उसके पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है, अब इनके जो पुत्र होते हैं विक्रमाजीत, ठीक, इनको ये लगता है कि अकबर ने मरवा दिया है इनके पिताजी को, ऐसा इनको लगता है, ठीक है, कि इन्हें लगा कि इनके पिताजी वीरभद्र को अकबर ने मरवाया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब विक्रमजीत किसके टाइम पे हैं, तो जहांगीर के टाइम पे हैं, ठीक है। फिर इन्होंने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप हुआ कि अकबर ने त्रिपुरी दास को भेजकर बांधवगढ़ पर अधिकार कर लिया, ठीक। अब वीरभद्र के दासी के पुत्र जिर्दोधन को या फिर दुर्योधन को राजा बना दिया। अब विक्रमजीत अकबर पे विद्रोह करते हैं, ठीक है, अकबर के खिलाफ। तो अकबर क्या होता है, वो अपने त्रिपुरी दास जो सेनापति जो भी उनका होता है उनको भेज के सेनापति जो भी हो, ऑब्वियस बात मिलिट्री में रहा होगा, त्रिपुरी दास, सेनापति तो नहीं बोल सकते, त्रिपुरी दास को भेज के बांधवगढ़ पे बोलते जाके आक्रमण कर लो, ठीक है। तो ये जाके बांधवगढ़ पे आक्रमण कर लेते हैं। फिर वीरभद्र को वहाँ से राजगद्दी से हटा देते हैं और जो इनके पिता थे विक्रमजीत को गद्दी से हटा देते हैं और वीरभद्र जो इनके पिता होते हैं उनके दासी का पुत्र होता है जिर्दोधन या दुर्योधन, उसको राजा बना देते हैं, ठीक। अकबर ऐसा करता है।
अब फिर क्या होता है, विक्रमजीत जी घूम रहे होते हैं, अकबर की डेथ हो जाती है और जहांगीर राजा बनता है। तो एक स्टोरी इसमें ये मिलती है कि जो जहांगीर की माँ होती है और जो विक्रमजीत की माँ होती हैं वो दोनों क्या बोलते हैं, बहन बहन होती हैं शायद, ठीक है। तो मतलब जो जहांगीर की पत्नी है वो विक्रमजीत की मौसी लगती हैं, ठीक है। तो जहांगीर वैसे क्या हुआ, विक्रमजीत का मौसा हो गया, ठीक है। जब जहांगीर गद्दी पे बैठता है तो जहांगीर की वाइफ उनको बोलते हैं कि अब विक्रमजीत को भाई आप पुनः गद्दी वापस कर दीजिए। तो जहांगीर एज अ मौसा विक्रमजीत को पुनः बघेल वंश का राजा बना देता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये भी होता है कि ये जो बांधवगढ़ राजधानी होते हैं वो अपने कब्जे में कर लेते हैं कि क्या पता फिर जाके ये ऐसा वापस से हमारे ऊपर विद्रोह ना कर दे। मतलब जहांगीर भले मौसा होता है तो क्या हुआ, बट वो उसको बघेल वंश की राजा तो बना देता है, लेकिन जो बघेल वंश की राजधानी होती है बांधवगढ़ उसको अपने कब्जे में कर लेता है, ठीक है। फिर जाके विक्रमजीत क्या करते हैं, उनको बांधवगढ़ तो छोड़ना पड़ता है, जाके वो रीवा को राजधानी बनाते हैं। इस प्रकार से बघेल वंश की राजधानी रीवा बनी, ठीक। अब आते हैं अनूप सिंह। अनूप सिंह क्या है, शाहजहाँ के समकालीन है, ठीक है। अब इनके टाइम पे क्या हो रहा है, इधर आपको बुंदेला है, इधर बघेल है, इधर गोंड है। गोंड में हृदय शाह है, बुंदेला में पहाड़ सिंह है और बघेल वंश में अनूप सिंह है, ठीक है। अनूप सिंह क्या है, अनूप सिंह हृदय शाह गोंड को पहाड़ सिंह के विरुद्ध सहायता दी थी, ठीक है। परिणाम स्वरूप जो पहाड़ सिंह बुंदेला ने रीवा पर आक्रमण कर दिया, ठीक। अब अनूप सिंह क्या है, हृदय शाह की सहायता कर रहे हैं, पहाड़ सिंह को ये अच्छा नहीं लगा तो पहाड़ सिंह अनूप सिंह पे अनूप सिंह पे आक्रमण कर देता है, ठीक है। अनूप सिंह भागकर जो रीवा का त्योथर का जंगल है वहाँ पे जाके छुप जाते हैं, ठीक है। बाद में फिर शाहजहाँ हस्तक्षेप करता है, पहाड़ सिंह को बोलता है कि अरे भाई तुम छोड़ो, फिर जाके ये पुनः अनूप सिंह को रीवा सौंप देते हैं शाहजहाँ। कहीं ना कहीं इनका रिलेशन तो चल ही रहा है, मामा मौसी भांजा जो भी मामा मौसी का। तो इस वजह से शाहजहाँ फिर अनूप सिंह की सहायता करता है, बोलता है कि भाई ठीक है जाने दो, हो गया गलती, अब इनको वापस से रीवा का राजा बना दो। ये वापस से बघेल वंश के राजा बन जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं अवधूत सिंह। अवधूत सिंह ये हृदय शाह सिंह बुंदेला और मराठों से इनकी अच्छी, मतलब हृदय शाह बुंदेला और मराठा आपस में, तो इस टाइम पे ये दिखा रहा है कि बुंदेला के टाइम पे कौन था, हृदय सिंह बुंदेला और मराठा। वैसे बुंदेला और मराठों की तो शुरू से ही बनती थी। और अवधूत सिंह और ये जो बघेल वंश है और ये मुगलों की अच्छी दोस्ती थी। तो इस कारण क्या हुआ कि जो हृदय सिंह बुंदेला हैं वो छत्रसाल, ठीक है, जो छत्रसाल के पुत्र होते हैं, रीवा पर आक्रमण कर देते हैं, लूटते हैं और अवधूत सिंह के टाइम पे, ठीक है। अब ये स्टोरी सुन लीजिए, जो बुंदेला होते हैं, ठीक, और जो मराठा होते हैं इनकी अच्छी दोस्ती होती है। वहीं जो बघेल वंशी होते हैं और मुगल होते हैं इनका मामा मौसी का रिश्ता चल रहा होता है, इनकी दोस्ती अच्छी होती है, ठीक। अब ये चीज़ क्या होता है कि जो हृदय सिंह बुंदेला होते हैं, जो छत्रसाल के पुत्र हैं, ये अवधूत सिंह पे जाके आक्रमण कर देते हैं, ठीक, और उनको वहाँ से भगा देते हैं। फिर आता है अजीत सिंह। अजीत सिंह शाह आलम द्वितीय के टाइम पे होते हैं, ठीक है। और शाह आलम द्वितीय अली आलमगीर का सेकंड पुत्र, आलमगीर सेकंड का पुत्र होता है, ठीक है। शाह आलम मुगल बादशाह अपनी पत्नी लाल बेगम मुबारक महल, ठीक है। इसके टाइम अजीत सिंह के टाइम पे क्या होता है कि जो शाह आलम होता है, अब ये सारे जो भी जैसे औरंगजेब मरता है उसके बाद तो मुगल वैसे भी कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इन पे कोई आक्रमण करता है बाहर से, ठीक है। ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है कि आक्रमण कौन करता है, बस इतना इसकी स्टोरी ये है कि शाह आलम पे आक्रमण होता है। तो शाह आलम क्या करते हैं कि जो अपनी पत्नी होती है लाल बेगम, ठीक है, जो कि गर्भवती होती है, उनको लेके ये अजीत सिंह के यहाँ शरण लेने आ जाते हैं, ठीक है। और यहीं पे जो शाह आलम के पुत्र हैं अकबर द्वितीय का जन्म होता है, ठीक है। ये स्टोरी है। तो अभी ये कभी पूछ दे कि अकबर द्वितीय का जन्म कहाँ हुआ था, तो बघेल वंश के अजीत सिंह के शासनकाल में हुआ था, ठीक, ये याद रखिएगा। अब अजीत सिंह के समय पे 2 नेखाई युद्ध हुआ थे, ठीक है। तो ये काफ़ी फेमस है नेखाई का युद्ध, ठीक है। तो किसके टाइम पे हुआ है, अजीत सिंह के टाइम पे हुआ है। कब हुआ है,
1796 और 1798 में, ठीक है। अजीत सिंह और बांदा के नवाब अली बहादुर। बांदा के नवाब अली बहादुर पता है कौन है? ये जो बाजीराव प्रथम थे और मस्तानी थी, तो मस्तानी के जो पुत्र हुए हैं उनके जो वंशज चले आ रहे हैं वो हैं ये सब। बांदा में आप जो अगर मूवी देखे होंगे तो उसमें बाजीराव प्रथम कहते हैं कि हमारे ज़िंदा रहते हुए अगर मस्तानी को अलग कर दिया तो हमारे मरने के बाद क्या होगा। तो ये बांदा जो होता है, बांदा वो मस्तानी को दे देते हैं। तो बाजीराव और मस्तानी से जो पुत्र होते हैं वो बांदा में जाके रहते हैं, तो ये बांदा के नवाब कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अजीत सिंह, और आपको पता है कि बघेल और बुंदेल हैं चाहे या फिर मराठा हैं, इनकी तो बन नहीं रही है, ठीक है। तो अजीत सिंह के टाइम पे दो नेका युद्ध होते हैं। पहला नेका युद्ध होता है अजीत सिंह और बांदा नवाब अली के बीच में, ठीक है। इसमें नवाब अली हार जाते हैं। दूसरा होता है अजीत सिंह और अली बहादुर, ठीक है। इन्हीं के आगे के भाई होंगे, इसमें अली बहादुर जीत जाते हैं और अजीत सिंह हार जाते हैं। उनके बाद आते हैं जय सिंह। जय सिंह क्या करते हैं, अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मराठा इनको परेशानी कर रहे थे, तो ये सोचते हैं भाई अंग्रेजों से हम संधि कर लेते हैं, कम से कम वो हमारी रक्षा करेंगे, ठीक है। बांदा की संधि होती है 1812 में, ठीक है। क्या होता है, जैसे पिंडारियों से परेशान हो जाए तो पिंडारी वही हैं जो आपके मराठाओं की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो पिंडारियों से परेशान हो जाते हैं, उसके बाद जाके संधि स्वीकार कर लेते हैं, बांदा की संधि। बख्शी भागवत सिंह भगवान दत्त, ठीक है। बख्शी भगवान दत्त होते हैं वो जय सिंह की तरफ से होते हैं, और रिचर्डसन जो होते हैं वो अंग्रेज की तरफ से होते हैं। तो ये इनके बीच में हस्ताक्षर होता है और संधि हो जाती है कि अब हम आपकी रक्षा करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं, कौन था ये, जय सिंह। जय सिंह के बाद आते हैं विश्वनाथ, ठीक है। विश्वनाथ हैं, इनकी रचना है, ठीक है। ये रचना लिख रहे हैं, मतलब क्या बोले, काफ़ी कवि प्रकार के इंसान थे, कविताएं लिखते थे, बुक्स लिखते थे। तो इनकी रचना है आनंद रघुनंदनम, आनंद रघुनंदन, ठीक है। हिंदी साहित्य के पहला नाटक है, याद रखिएगा कि आनंद रघुनंदन। ये फेमस इसलिए कि हिंदी साहित्य का पहला नाटक है पूरे, और भक्तमाल लिखे थे, और 18 ग्रंथ ऐसे करके इन्होंने लिखा था, ठीक है। और ये क्या करते हैं कि 1847 में रीवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध भी लगा देते हैं। तो इनके बारे में पूछ सकता है कि विश्वनाथ ने क्या अच्छे ऐसे काम किए। तो एक तो आनंद रघुनंद लिखे हैं पुस्तक, ऊपर से भक्तमाल लिखे हैं, और 18 ग्रंथ भी लिखे हैं, ठीक है। और ये रीवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध भी लगा दिए हैं, ये उन्होंने ऐसे काम किया। इनके बाद आते हैं रघुराज प्रताप सिंह, ठीक है। ये 1857 की क्रांति इन्हीं के शासन काल में हुई। दरबारी तिरंगा ब्राह्मण थे, ठीक है, 1857 में, और कुंवर सिंह का साथ दिया था। इनका जो दरबारी तिरंगा था, जो ब्राह्मण था, वो कुंवर सिंह का साथ देता है, ठीक है। और इनका जो दीवान होता है दीनबंधु पांडे, ये अंग्रेजों को साथ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे तिलंगा जो जेल में बंद हो जाता है ना, उसको छुड़ाने के लिए काफ़ी लड़ाई होती है। तो कौन लड़ाई कर रहा होता है, वो रणमत सिंह कर रहे होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये जो होते हैं ना, क्या नाम है इनका, रघुराज प्रताप सिंह, इनके सामंत होते हैं, ठीक है। इनके सामंत है रणमत सिंह, ठीक है। रणमत सिंह क्या कर रहे हैं, जो ब्राह्मण दरबारी तिलंगा था, जो 1857 की क्रांति में सहायता कर रहा था, उनको छुड़ाने के काम करते। छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, तो ये मुक्त फौज का गठन करते हैं और तिलंगा को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक। ये जो इनका दीवान होता है ना, जो अंग्रेजों से मिला होता है, इस दीवान का क्या नाम है, दीनबंधु पांडे, ये जाके बता देता है ऐसे कि ये रणमत सिंह तिलंगा को छुड़ा है। तो इसमें क्या होते हैं कि ब्रिटिश एजेंट जो होते हैं ओसबोर्न, ये रघुराज प्रताप सिंह पे दबाव डालते हैं कि आप अपने सामंत को पकड़िए और उनको मरवा डालिए। लेकिन जो रघुराज प्रताप सिंह होते हैं वो कहीं ना कहीं रणमत सिंह को तो पसंद ही कर रहे होते हैं। तो बोलते हैं कि भाई मैं ऐसे कोशिश करूँगा कि मैं तुमको पकड़ रहा हूँ, पर मैं पकड़ नहीं पाऊँगा। तो ऐसे इनका 4-5 महीने ऐसे ही खेल चलते रहता है। रणमत सिंह को पहले ही पता होता है कि रघुराज सिंह यहाँ आएंगे, पर वो वहाँ से भाग जाते हैं। मतलब रघुराज खुद ही बता देते हैं उनको, ठीक है, ऐसे बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। ये बात फिर उनको पता चल जाती है। जो दरबारी रहता है, दीवान रहता है इनका, उसका तो नाम मैं भूल जाती हूँ, दीनबंधु पांडे, ठीक है। ये जो पांडे रहता है, पता चलता है, वो अंग्रेज़ों को जाके बोल देता है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे तो आप कभी भी नहीं पकड़ पाओगे। तो फिर अंग्रेज़ बेसिकली जाते हैं रघुराज
के पास और उनको बोलते हैं कि अगर आप इस बार आप नहीं पकड़े तो आपको गद्दी से हटा देंगे। ये बात जो होता है वो रघुराज प्रताप की जो माँ होती हैं, रघुराज सिंह की जो माँ होती है वो रणमत सिंह को बता देती हैं कि ऐसा ऐसा है, आपके राजा के लिए ऐसा किया जा रहा है। उसके बाद रणमत सिंह खुद समर्पण कर देते हैं और रघुराज को बचाने के लिए फिर अंग्रेज इनको बांदा में 1859 में इनको फांसी दे देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए कि 1857 की क्रांति में बघेल वंश से रणमत से इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। इनको फांसी कहाँ दी गई थी? तो बांदा में 1 अगस्त 1859 को दी गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? बघेलखंड एजेंसी की स्थापना होती है। ठीक है, बघेलखंड एजेंसी क्या है कि 1871 से 75 के बीच में इसका उद्देश्य होता है रीवा में आर्थिक सुधार। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन होते हैं? तो गुड होप होते हैं। परिणाम क्या होता है? असफल रहता है। मतलब आर्थिक सुधार, अकाल वकाल पड़ने लगता है, उसके सुधार के लिए ये बघेलखंड एजेंसी बनाते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या है ना, यहाँ से सारा आपका मेंस का आएगा। अब इधर का प्री का कुछ नहीं है, जो भी आएगा यहाँ से मेंस का आएगा, लिखने का आएगा। ठीक है, बाद में रघुराज प्रताप सिंह ने दीनबंधु पांडे को, अब ये दीनबंधु पांडे वही है दीवान इनका जो काफ़ी अंग्रेजी की सहायता करता है, तो इनको हटा देते हैं। उनको हटाने के बाद ये सिंधिया के सिर दिनकर राव को अपना दीवान बना देते हैं। ठीक, अब आ जाइए साथ में। अब देखिए यहाँ से मैं आपको पहले बता दूँ, आपने क्वेश्चन आप उठा के खोल के देखोगे तो आपको पूछा होगा कि जैसे वेंकट रमण हो गए, गुलाब सिंह हो गए, तो इनके जो सुधार कार्य हैं वो हमारे मेंस में पूछता है। देखिए इसका प्री में तो कोई भी मतलब नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ, वेंकट रमण देखिए। अब इसमें देखिएगा क्या क्या लिखा है, तो प्रशासनिक सुधार, न्यायिक सुधार, आर्थिक सुधार, ठीक है, जो मेंस के हिसाब से, शैक्षणिक सुधार। ठीक, उसके बाद देखिएगा 5वें में उन्हीं का है स्वास्थ्य संबंधी सुधार, पर्यावरणीय सुधार, सैन्य सुधार, जन कल्याणी सुधार। ठीक है, गुलाब सिंह आ जाते हैं, गुलाब सिंह का आर्थिक सुधार, ठीक, शैक्षणिक सुधार। अब ये पूरे 7 पेज तक चलेंगे आपके गुलाब, ये शैक्षणिक सुधार, सामाजिक, पत्र पत्रिका, स्वास्थ्य संबंधी सुधार और साथ में भी ये। ठीक है, अब ये आपका जो पेज नंबर 4 से पूरा बेसिक आपका मेंस है। यहाँ से आपका प्री का कुछ भी नहीं आएगा, तो प्री का जितना भी कंटेंट था वो मैंने सारा दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से सिर्फ आपके वेंकट रमण ये हैं और गुलाब सिंह, यही 2 ही लोग हैं जो मेंस के हिसाब से इनको पढ़ना है। बाकी तो मैंने सारा यहाँ तक करा ही दिया। तो जो पूछेगा ना, ये आपका पेज 3 तक, ये आपके यहीं तक फेमस है, क्या बोलते हैं, रघुराज प्रताप सिंह के बाद सिर्फ 2 राजा आ रहे हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति यहीं पे हो जा रही है। उसके बाद 2 ही राजा आएंगे आपके, और वेंकट रमण और गुलाब राज, जो कि कहीं ना कहीं सुधार उधार की बात करेंगे कि हम बघेल वंश को और कैसे अच्छे कर सकते हैं। फिर 1947 में जाके तो बघेल वंश भी ऐड हो जाता है ना, 1947 में आज़ादी के बाद तो उसका भी विलय कर दिया जाता है। तो ये स्टोरी हमारी यहीं पे बघेल वंश समाप्त होता है। और अगर आपको चाहिए होगा कि आप मुझे वेंकट रमण और जो गुलाब सिंह है उनका भी वीडियो बना दो, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको भी बना दूंगी। बट वो बेसिकली आपका मेंस का है, उसका प्री में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो आप जैसा भी चाहोगे आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगी। नहीं तो फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट जो वंश है वो डालूंगी। ठीक है, बट वो मैं तभी डालूंगी यार, क्योंकि इसमें काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं। तो मैं तभी डालूंगी जब आप लोग कमेंट करोगे कि हाँ आप प्लीज़ ये सीरीज़ कंप्लीट करा दो, तो डेफिनेटली मैं करा दूँगी। ठीक है, ओके, बाय।